हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियंस बायोलॉजी हब में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के अंतर्गत यूनिट 1 से रिलेटेड लेक्चर नंबर 2 को लेकर के आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने वाटर की प्रॉपर्टीज, उसके टाइप्स के ऊपर बात की थी। मुख्य रूप से वाटर को लेकर ही बात की थी। आज हम लोग उसी से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है वाटर का, या विल्टिंग जो प्रोसेस होती है वाटर पौधों में, उसको लेकर के बात करने वाले हैं। और आपको पता है कि अगर हम लोग वाटर के सिग्निफिकेंस की बात करने वाले हैं, वाटर के महत्व की बात करने वाले हैं, तो बॉटनी के अंतर्गत जो वाटर का इंपॉर्टेंस पौधों को लेकर के है उसकी बात करेंगे हम लोग। और बिल्टिंग एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है। छोटा सा टॉपिक है, कभी कभी पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। कागज कलम लेकर बैठ जाएं आप सभी, ताकि आपका नोट्स ना छूटे, प्रॉपर नोट्स बन सके, जिससे कि आपकी आगे की तैयारी बेहतर ढंग से प्रॉपर वे में हो पाए। ध्यान रखिए कि वाटर एक ऐसा कंपोनेंट है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, उनकी लाइफ को चलाने के लिए, उनकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनकी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखी हैं किस तरह की थी, कितनी खास होती हैं, सारी चीजें हमने देखी हैं। आज हम लोग सिग्निफिकेंस के ऊपर मुख्य तौर पर बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बच्चों। देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर इन द लाइफ ऑफ प्लांट्स। जो पौधों की लाइफ होती है उसको चलाने के लिए, सही ढंग से चलाने के लिए वाटर का क्या महत्व होता है, ये बात हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि वाटर प्लांट्स के जीवन का सबसे एसेंशियल कंपोनेंट है। जाहिर सी बात है कि प्लांट के जीवन के लिए, सर्वाइवल के लिए, उसके सबसे इंपॉर्टेंट घटकों में से एक सबसे इंपॉर्टेंट जो घटक होता है वो वाटर होते हैं। इसके बिना पौधे लिविंग नहीं रह सकते, जीवित नहीं रह सकते हैं। अगर पौधों को पानी ना मिले या इवन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर पानी मिलना बंद हो जाता है, तो उसका जीवन कटना, सरवाइव हो करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। प्लांट्स के शरीर का लगभग 80 से 95% पार्ट वाटर से बना होता है। ठीक है, प्लांट बॉडी का 80 से 95% जो पार्ट होता है वो वाटर होता है। यानी कि उसकी बॉडी का जो कंप्लीट वेट होता है, पूरा जो वेट होता है, उसमें से 80 से 90% जो वेट होता है वो वाटर का होता है। जल पौधों की ग्रोथ, डेवलपमेंट, फूड फॉर्मेशन और विभिन्न बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए अत्यंत आवश्यक है। जाहिर सी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जल क्या है, वाटर क्या है, पौधों की ग्रोथ के लिए, उसके विकास के लिए, उसके वृद्धि के साथ साथ उसके डेवलपमेंट के लिए, और उसमें फूड के फॉर्मेशन के लिए, भोजन के निर्माण के लिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो उसमें फूड का फॉर्मेशन होता है, और उसमें किसका यूज होता है, वाटर का यूज होता है। तो फूड के फॉर्मेशन के लिए और जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं प्लांट में, उन सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को सही ढंग से प्रॉपर वे में कराने के लिए वाटर इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से, किस किस तरह से जो वाटर है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो कंपोनेंट आता है वो है फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में जल की भूमिका क्या है? जाहिर सी बात है, फोटोसिंथेसिस होती है। पौधों में जो भोजन का फॉर्मेशन होता है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है, और उस प्रोसेस में वाटर की भूमिका होती है। क्या होती है देख लेते हैं। देखिए, लिखा हुआ है बच्चों कि प्लांट्स या पौधे सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं बच्चों, कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है उसमें सनलाइट यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, और वाटर यूज होता है, जिसको हम लोग कह देते हैं H2O।
ठीक है, वाटर को क्या कहते हैं, H2O की सहायता से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सही ढंग से हो पाती है और भोजन का निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जाहिर सी बात है कि यही प्रक्रिया जो होती है सिंथेसिस, इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। दूसरा पॉइंट इसी में दिया गया है, जल हाइड्रोजन का सोर्स प्रोवाइड करता है। क्या करता है, वाटर हाइड्रोजन का सोर्स होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, और ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। यानी कि हाइड्रोजन का सोर्स होता है और पूरी की पूरी प्रोसेस में हम लोग देखते हैं कि क्या चीज बनती है फोटोसिंथेसिस में, ऑक्सीजन बनती है, फॉर्मेट होती है। इसकी इक्वेशन आप लोग जानते ही हैं, जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं 6CO2 होता है, 6H2O होता है, फिर इस तरह के कंपोनेंट बन जाते हैं जिसमें सनलाइट और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस और क्लोरोफिल की प्रेजेंस होनी इंपॉर्टेंट होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। तो जल जो होता है, वाटर जो होता है, वो डायरेक्टली यूज होता है कहां पर, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। और यही एक इसकी इंपॉर्टेंस है, जो कह सकते बहुत मेजर इंपॉर्टेंस है। आगे देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए, अवशोषण के लिए भी बच्चों क्या है, वाटर आवश्यक होता है, जल की आवश्यकता होती है। देख लेते हैं किस तरीके से बच्चों मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में वाटर हेल्प करता है। पौधों की रूट्स सॉइल से जल के साथ घुले हुए मिनरल्स जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है इत्यादि का को अवशोषित करती है। यानी कि जो पौधे होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं, वो सॉइल से जल को अवशोषित करती हैं और उसी जल में क्या होता है, जो खनिज लवण होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जैसे नाम दिया गया है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये उसी में मिक्स होते हैं सॉइल में, सॉइल वाटर में। तो जब रूट्स सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं तो उसके साथ में मिनरल्स भी चले जाते हैं। तो एक कह सकते हैं घुलित फॉर्म में, वाटर में घुलित फॉर्म में सॉइल के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो जड़ों के द्वारा पौधे ले पाते हैं और जिससे वो अपनी ग्रोथ और अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज में उसका यूज कर पाते हैं। तो वाटर तो वहां पर भी यूज हो रहा है। अगर वाटर ना हो तो क्या ऐसे ही मिनरल्स रूट के द्वारा चले जा सकते हैं? नहीं जा पाएंगे, बहुत दिक्कतें हो जाएंगी प्लांट को मिनरल्स को लेने में। आगे देखिए क्या बताया गया है, ये खनिज पौधों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हैं। यानी कि जो मिनरल्स होते हैं उनका डायरेक्टली इंपॉर्टेंस होता है बच्चों। डायरेक्टली क्या इंपॉर्टेंस होता है कि पौधों का जो डेवलपमेंट होना है, विकास होना है, उनकी जो ग्रोथ होनी है, उसमें डायरेक्टली वो उनका इन्वॉल्वमेंट होता है बच्चों। ठीक है, तो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है तो जाहिर सी बात है कि उसकी आवश्यकता मेजर तौर पर है। आगे देखिए क्या बताया गया बच्चा, आगे बताया गया है तीसरा जो पॉइंट है, ट्रांसपोरेशन या ट्रांसपायरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कि जो परिवहन होना है, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिटिव जो एलिमेंट्स होते हैं, उनका जो परिवहन होता है पौधों में वो कैसे होता है, जल के माध्यम से होता है। देख लेते हैं कैसे होता है। देखिए, जल पौधों के भीतर रूट से लीफ तक, लीफ तथा अन्य पार्ट्स तक खनिज लवणों को भोजन के परिवहन का माध्यम है। ठीक है, यानी कि जो खनिज लवण होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये न्यूट्रिटिव कंपोनेंट होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं, उनके प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, परिवहन के लिए वाटर एक रिक्वायर्ड होता है। वाटर नहीं होगा तो इस प्रकार के जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो प्लांट बॉडी में नहीं पहुंच पाते हैं। तो उसका जो माध्यम है क्या है, वाटर है। तो वाटर क्या करता है, उसके परिवहन में हेल्प करता है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, यह कार्य मुख्य रूप से जाइलम फ्लोएम टिश्यू द्वारा किया जाता है। जाइलम फ्लोएम टिश्यूज को आप लोग जानते हैं कि
ऐसे पौधे जो डेवलप्ड प्रकार के होते हैं उनमें मुख्य तौर पर जो सबसे पहले वेस्कुलर प्लांट्स जो थे वो टेरिडोफाइट माने जाते हैं। टेरिडोफाइट में ही सबसे पहले जाइलम फ्लोएम का डेवलपमेंट हुआ है, इस कारण वो थोड़े से विकसित प्रकार के पौधे माने जाते हैं। और एंजियोस्पर्म जो पौधे होते हैं वो सबसे विकसित प्रकार के पौधे माने जाते हैं, क्योंकि उनमें सबसे विकसित प्रकार के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज पाए जाते हैं, यानी कि जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो कंपोनेंट होते हैं, जल भी जाता है तो वो किसके द्वारा जाता है? जाइलम के द्वारा जाता है। तो जाइलम भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट की ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में, क्योंकि उसी के माध्यम से जो सॉइल से वाटर जाना है तो वो जाइलम के माध्यम से रूट से लेकर के टिप वाले रीजन तक पहुंचता है, यानी कि सबसे ऊंचा जो रीजन होता है पौधों में, वहां तक जो वाटर पहुंचाने की कैपेबिलिटीज होती है वो किसमें होती है? जाइलम में होती है बच्चों, ठीक है ना। तो जाइलम और फ्लोएम को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे कभी भी इनके बारे में पूछा भी जा सकता है। आगे देख लेते हैं बच्चा, आगे देखिए क्या बताया गया है, मेंटेनिंग टर्जिडिटी, टर्जिडिटी को मेंटेन करना। अब टर्जिडिटी क्या होती है बच्चा? आप सभी जानते हैं कि कोशिकाओं के अंदर ये कैपेबिलिटीज होती है कि कोशिकाओं में जब वाटर नहीं होता है तो वो थोड़ी सी सिकुड़ जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, लेकिन जब उनके आसपास पानी होता है, पर्याप्त मात्रा में होता है, तो वो पानी को अवशोषित करती हैं और फूल जाती हैं। तो उनका फूलना मुख्य तौर पर क्या कहलाता है? टर्जिडिटी कहलाता है। देखिए क्या कह रहा है कि जो वाटर है, वाटर सेल्स में टर्गर प्रेशर बनाए रखता है, ठीक है। क्या बनाए रखता है? टर्गर प्रेशर किसके द्वारा बना मेंटेन रहता है? वाटर के द्वारा मेंटेन रहता है। इससे सीधे पौधे सीधे और तने हुए होते रहते हैं, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या रहते हैं? सीधे रहते हैं, इरेक्ट रहते हैं और तने हुए रहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी सेल में टर्जिडिटी मेंटेन रहती है, यानी कि उसके अंदर वाटर का जो अमाउंट है वो सफिशिएंट अमाउंट में रहता है, तो जाहिर सी बात है कि वो सेल, वो कोशिका फूली हुई रहेगी। और कोई फूली हुई सेल है तो वो टर्जिडिटी उसमें मेंटेन है, तो क्या होगी? तनी हुई होगी, सीधी होगी। अब बिल्कुल ऐसे सोच लीजिए, मान लीजिए मैं ये टी शर्ट पहने हुए हूं और इसके अंदर से मैं निकल जाऊं अभी, तो ये क्या होगी? टी शर्ट कतई पिचक जाएगी, कांटेक्ट कर जाएगी, क्योंकि इसके अंदर कोई है ही नहीं। और इसके अंदर मैं हूं तो ये क्या है? अपने एक शेप में है, इनका इसका एक शेप है। और इसके अंदर और एक कोई मोटा व्यक्ति आ जाए, बहुत मोटा व्यक्ति आ जाए, तो आपको लगेगा कि पूरी टाइट हो गई है ना। तो क्या होता है कि जब सेल अपनी फुल टर्जिडिटी को मेंटेन करती है, तब क्या होता है? जो प्लांट बॉडी होती है वो बिल्कुल सीधी होती है, तनी हुई होती है और बिल्कुल स्पष्ट हमको वहां पर वो चीजें देखने को, समझने को मिल जाती हैं। आगे देखिए क्या बताया गया है कि जल की कमी होने पर पौधे या पौधा मुरझा जाते हैं। जाहिर सी बात है कि आपने देखा होगा, अभी बिल्टिंग जो प्रोसेस हम लोग अभी पढ़ेंगे, छोटा सा एक टॉपिक है, उसमें सीधे से तौर पर बताएगा कि बिल्टिंग होता क्या है। तो जल की जब कमी होती है, जल जब कम हो जाता है किसी प्लांट बॉडी में, तो पौधा मुरझा जाता है, क्योंकि उसकी बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज क्या होती हैं? डिस्टर्ब हो जाती हैं। उसकी जो टर्जिडिटी है, जो मेंटेन होनी थी वाटर की हेल्प से, वो मेंटेन नहीं हो पाती है, तो बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं, तभी वो मुरझा जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या बताया गया बच्चा? आगे बताया गया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास में कैसे वाटर का रोल होता है। तो बताया गया है कि न्यू सेल्स के निर्माण तथा उसके आकार में ग्रोथ के लिए वाटर आवश्यक है। जाहिर सी बात है कि कोई नई सेल का फॉर्मेशन होना है, निर्माण होना है, और उसके निर्माण के साथ साथ उसका साइज भी मेंटेन होना है, शेप भी उसका मेंटेन होना है। उसकी शेप साइज मेंटेन होने के साथ साथ उसकी ग्रोथ भी होनी है, तो वो प्रॉपर वे में तभी हो पाती है जब उस सेल में, उसके आसपास और उसके अंदर
सफिशिएंट अमाउंट में, एक पर्याप्त अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है। तो ये एक प्रकार की क्या है, रिक्वायरमेंट है। और आगे देखिए क्या बताया गया है, सीड जर्मिनेशन में जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जाहिर सी बात है कि सीड का जर्मिनेट होना, आप लोग जानते हैं कि जो सीड होते हैं, बीज होते हैं, उनको जर्मिनेट कराने के लिए, यानी कि नई प्लांट बॉडी जब वहां से निकलती है, बड जो निकलती है, उस बड को निकलने के लिए पानी वहां पर होना या पानी का होना वहां पर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पानी नहीं होगा तो वो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। और सीड जर्मिनेट नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है आगे की प्रोसेस हो ही नहीं पाएगी, पौधा डेवलप ही नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की चीजें होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, ट्रांसपायरेशन है। ट्रांसपायरेशन में क्या होता है कि पौधों की लीफ से जल जो है वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, जिसे ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात में क्या होता है कि वाटर जो है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है या नॉर्मल टेम्परेचर जब होता है, तो सूर्य का प्रकाश जब लीफ के ऊपर पड़ता है तो लीफ में जो वाटर होता है या प्लांट बॉडी में जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनमें जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होता है, ट्रांसपिरेट होता है। क्या होता है, जल जो है उसमें जो प्लांट बॉडी में जो जल है वो वाष्प की फॉर्म में बाहर निकलता है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब आप कहेंगे सर कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो इससे तो जल का नुकसान हो रहा है पौधे का, तो पौधे को नुकसान हो रहा है तो पौधा खराब होगा या उसको दिक्कत होगी। तो ऐसा नहीं है, हर कंडीशन में जो ट्रांसपिरेशन होते हैं वो हानिकारक ही नहीं होता है। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर ट्रांसपिरेशन पौधों की लाइफ के लिए एक नया जीवन बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, क्या होता है, इसके लाभ क्या होते हैं, पौधों का टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। ठीक है, कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस बहुत सारी कंडीशंस में पौधे के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में डायरेक्टली रोल निभाती हैं। पौधे का टेम्परेचर अगर कंट्रोल रहेगा तो उसकी सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज सही ढंग से होंगी, उसकी ग्रोथ सही होगी, उसकी सही जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं वो सही ढंग से हो पाएंगी। आगे क्या होता है कि जल और खनिज का ऊपर की ओर परिवहन होता है। तो जाहिर सी बात है कि जल जो खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो कहाँ होते हैं, सॉइल में जो वाटर होता है वहीं पर उसी में मिश्रित स्टेज में पाए जाते हैं। तो पानी जा रहा है रूट के द्वारा प्लांट बॉडी में और उसके द्वारा मिनरल्स भी जा रहे हैं, लेकिन वो मिनरल्स, अब मान लीजिए अगर पानी की रिक्वायरमेंट एक टाइम पर पूरी हो जाए पौधे की तो मिनरल्स जाना बंद हो जाएंगे, सारी चीजें जाना बंद हो जाएंगी। तो ट्रांसपिरेशन होता रहता है, बाष्पोत्सर्जन होता रहता है, जल निकलता रहता है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वाटर की वो परमानेंट बनी रहती है। तो परमानेंट जब वाटर की रिक्वायरमेंट बनी रहती है तो परमानेंट मिनरल्स भी आते रहते हैं, सारी जो रिक्वायरमेंट की चीजें होती हैं सॉइल से वो भी आती रहती हैं। तो ट्रांसपिरेशन इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत अलग अलग तरीके से पौधे के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात क्या है कि एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकल जाता है। आप लोग सर्दियों में देखते होंगे कि प्लांट बॉडी टेम्परेचर भी डाउन रहता है, उसके आसपास नमी भी बहुत सारी रहती है, तो वहां पर एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर आ जाता है, तो वो वाटर निकलना बहुत जरूरी है। तो वो वाटर भी किसके द्वारा निकलता है, बाष्पोत्सर्जन के द्वारा, ट्रांसपायरेशन के द्वारा निकलता है। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं जो कि प्लांट को डायरेक्टली लाभ पहुंचाती हैं, उसको बेनिफिशियल होती हैं। आगे देखिए क्या होता है और किस तरह की चीजों में वाटर का इन्वॉल्वमेंट होता है। आगे कह रहा है कि पार्टिसिपेशन ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती है उनमें इसका पार्टिसिपेशन होता है। किस तरह से होता है, जल अनेक जैविक रासायनिक क्रियाओं जैसे वाटर अपघटन जिसको हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, श्वसन जिसको रेस्पिरेशन कहते हैं, और एंजाइम की क्रियाशीलता में भाग लेता है। यानी कि बहुत सारी जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं प्लांट बॉडी के अंदर जो होती हैं उनमें क्या होता है, वाटर यूज होता है। हाइड्रोलिसिस होना है,
रेस्पायरेशन होना है, एंजाइम की एक्टिविटी होनी है, एंजाइम कहीं पर यूज होना है, तो उसकी एक्टिविटी को कराने के लिए भी क्या होता है, वाटर यूज होता है। तो बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस को कराने में भी इसका यूज होता है वाटर का। और प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं हम लोग बच्चों, एनिमल की बात करेंगे एनिमल के कॉन्टेक्स्ट में, तो वहां पर भी बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। आगे देखिए क्या बताया गया है, टेम्परेचर रेगुलेशन, तापमान का नियंत्रण। ठीक है, तो टेम्परेचर रेगुलेशन में कैसे हेल्प करता है वाटर, तो देखिए जल की हाई स्पेसिफिक हीट के कारण पौधों के टेम्परेचर में अचानक परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि जाहिर सी बात है, जल अगर प्रेजेंट है, वाटर अगर किसी प्लांट बॉडी में प्रेजेंट है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है तो उसका बहुत जल्दी उस प्लांट के ऊपर इंपैक्ट नहीं होता है। तो प्लांट के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में बहुत मेजर रोल प्ले करता है वाटर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा ट्रांसपायरेशन, बाष्पोत्सर्जन के दौरान जल के बाष्पीकरण से पौधे ठंडे रहते हैं। जाहिर सी बात है कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है, नया पौधे की प्लांट बॉडी में जो वाटर है वो निकल रहा है, नया वाटर आ रहा है, प्लांट बॉडी ठंडी उसकी रहती है प्लांट की, तो उससे उसकी ग्रोथ और अच्छे ढंग से हो पाती है। आगे देखिए एक पॉइंट बनाया गया है सीड जर्मिनेशन। जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि सीड जर्मिनेशन में वाटर का डायरेक्टली रोल होता है। देखिए जो ड्राई सीड्स होते हैं, सूखे जो बीज होते हैं, जल को अवशोषित कर एक्टिव हो जाते हैं। सूखे बीज हैं, उनको नमी दी जाती है, वाटर दिया जाता है, तो वो क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं। वाटर एंजाइम्स को सक्रिय करता है, जिससे भोजन का विघटन, विघटन का मतलब होता है उसको तोड़ना, भोजन को तोड़ना, और जर्मिनेशन प्रारंभ होता है। यानी कि वाटर की हेल्प से एंजाइम्स एक्टिव होते हैं, और एंजाइम्स की हेल्प से क्या होता है, जो फूड होता है वो छोटे छोटे खंडों में, सेगमेंट में विखंडित होता है, टूटता है, और ये डायरेक्टली क्या है, सीड जर्मिनेशन में तो हेल्प करता ही है। आगे देखिए आगे क्या बता रहा है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट जो बनते हैं प्लांट बॉडी में, उनको रिमूव कराने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए भी क्या होता है, किसका यूज होता है, तो आपको पता है किसका यूज होता है, जल का यूज होता है, वाटर का यूज होता है। तो देखिए क्या बताया गया है, जल पौधों में बने कुछ अपशिष्ट पदार्थों यानी कि वेस्ट जो प्रोडक्ट हैं को बाहर निकालने तथा उनके पतले यानी कि डाइल्यूट करने में सहायता करता है। यानी कि बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस के बाद में, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के बाद में प्लांट बॉडी में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, और उस वेस्ट प्रोडक्ट का प्लांट बॉडी में अगर ज्यादा अमाउंट में वहां पर बनते रहते हैं तो प्लांट बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर उसका गलत इंपैक्ट होता है, और उसका बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और बाहर निकलेगा कैसे, जब वाटर एक सफिशियंट अमाउंट में वहां पर होगा। इवन जब वो कंपोनेंट जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, वेस्ट मटेरियल जो बन रहे हैं प्लांट बॉडी में, वो उनकी जो कंसंट्रेशन है यानी कि उसकी जो सांद्रता है, उसको वाटर जब ज्यादा होता है तो वो उसकी सांद्रता क्या होती है, पतली होती है। यानी कि उसका जो अमाउंट है वो वाटर उसमें मिक्स होता रहता है तो वो पतला हो जाता है, जिससे कि उसकी प्लांट के ऊपर उसका जो इंपैक्ट होता है वो उस तरह से नहीं हो पाता है, इवन कम हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होते हैं, ये कुछ सिग्निफिकेंस हम लोगों ने पढ़े हैं प्लांट के ऊपर वाटर से डायरेक्टली जिनका कनेक्शन होता है। यानी कि वाटर एक मेजर रोल प्ले करता है प्लांट के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, और उसकी डिफरेंट प्रकार की जो बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल जो एक्टिविटी जो रहती हैं उनको कराने के लिए। ठीक है ना। आगे एक टॉपिक मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि हम लोग एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं बिल्टिंग। बिल्टिंग जिसको हिंदी में मुरझान भी कहते हैं, या इसको मिलान भी कहा जाता है। हालांकि आप एक वर्ड याद रखिएगा, क्या याद रखना है आपको, आपको याद रखना है बच्चा, मिलान या मुरझान या बिल्टिंग।
विल्टिंग नाम लेते हैं हम लोग, ज्यादा बढ़िया लगता है ना। तो देख लेते हैं इसमें क्या चीजें होती हैं, किस तरह से होती हैं। देखिए क्या बताया गया है बच्चा, बताया गया है कि विल्टिंग वह स्टेज है जिसमें प्लांट्स की लीव्स, स्टेम, सॉफ्ट पार्ट जल की कमी के कारण झुक जाते हैं और अपनी दृढ़ता, जिसको टर्जिडिटी होती, जो जिसको टर्जिडिटी कहते हैं, खो देते हैं। ये तब होता है जब पौधों द्वारा जल का अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन, बाष्पो उत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन द्वारा होने वाली जल हानि से कम हो जाता है। यानी कि विल्टिंग कब होती है? विल्टिंग बच्चों तब होती है जब जो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया है, वाटर को अब रूट के द्वारा, जड़ों के द्वारा जो अवशोषित करने की प्रक्रिया है, उसमें जितना वाटर अवशोषित हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा वाटर ट्रांसपिरेशन में, बाष्पो उत्सर्जन की क्रिया में बाहर निकल जा रहा है। अब मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं और रोज आप 20 रुपए खर्च कर रहे हो, तो आपने पुराने जो पैसे बचाए रखे होंगे वो भी खर्च हो रहे हैं, आप भिखारी हो जाओगे। ऐसा ही पौधों में होता है। अगर विल्टिंग हो रहा है तो विल्टिंग में क्या है कि वो कमाई कम कर रहा है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, तो वो उसका क्या होगा, उसकी दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। ऐसे ही पौधे में हो रहा है कि विल्टिंग में क्या हो रहा है कि वो कम पानी अवशोषित कर रहा है और ज्यादा पानी बाहर निकल रहा है। और इस तरह से क्या होता है कि जब ज्यादा पानी बाहर निकल रहा है तो उसकी जो टर्जिडिटी होती है, क्योंकि सेल से पानी बाहर निकल गया तो सेल जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ जाती हैं तो वो सीधी नहीं रह पाती हैं, पौधा मुरझा जाता है, ढीला पड़ जाता है। इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं और उनमें इतनी कह सकते हैं चमक नहीं रह जाती है पौधों में। तो विल्टिंग एक इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होती है पौधों में, और उसके कई टाइप्स होते हैं जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो पहला जो टाइप है, ये पहला टाइप है बच्चों, ये पहला टाइप है। टाइप की बात कर लेते हैं। टाइप में क्या है, टाइप में बता रहा बच्चा कि टेम्परेरी विल्टिंग। टेम्परेरी विल्टिंग का मतलब होता है अस्थाई विल्टिंग। अस्थाई विल्टिंग का मतलब क्या होता है, यह दिन में गर्म समय विशेषकर दोपहर में होती है। जो टेम्परेरी विल्टिंग होती है कि दिन के समय होती है और विशेषकर जो दोपहर होती है उस टाइम पर ज्यादा होती है। उस समय बाष्पो उत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन की जो रेट होती है अधिक होती है और जड़ें उतनी तेजी से जल नहीं ले पाती हैं। ठीक है, शाम या रात में तापमान कम होने पर पौधा फिर से सामान्य होता है। इसमें पौधे को कोई स्थायी नुकसान नहीं होता है। तो टेम्परेरी विल्टिंग का मतलब क्या है बच्चों? टेम्परेरी विल्टिंग का मतलब होता है, टेम्परेरी का मतलब होता है अस्थायी। लोग कहते हैं ना कि टेम्परेरी हैं, तो टेम्परेरी का मतलब है अस्थायी। अस्थायी का मतलब पौधों की कॉन्टेक्स्ट में क्या है बच्चों कि आप लोग अभी गर्मियों का समय चल रहा है, गर्मियों में देखते हैं कि दोपहर में कितनी ज्यादा गर्मी हो जाती है और दोपहर में जब ज्यादा गर्मी होती है तो ज्यादा ट्रांसपायरेशन होता है, ज्यादा बाष्पो उत्सर्जन होता है। तो ज्यादा मात्रा में जब पानी बाहर निकल जाएगा और उतना पानी पौधा अवशोषित नहीं कर पा रहा है, तो उस टाइम पर उस दोपहर के पीरियड में जो बिल्टिंग होगी उस बिल्टिंग को हम लोग कह देंगे टेम्परेरी बिल्टिंग। क्यों उसको टेम्परेरी कहेंगे? क्योंकि जैसे ही शाम होगी, रात होगी, टेम्परेचर कम होगा तो फिर से पौधा अपनी सामान्य गति से वाटर लेने लगता है और फिर से सामान्य स्टेज में आ जाता है। फिर से दूसरे दिन ज्यादा तेज धूप होगी, फिर से वो टेम्परेरी विल्टिंग हो जाएगी, फिर से वो सामान्य हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड टेम्परेरी विल्टिंग। और दूसरा जो टाइप है बच्चों उसको कहते हैं परमानेंट विल्टिंग, जिसको स्थायी विल्टिंग कहते हैं। स्थायी विल्टिंग में क्या होता है, जब मिट्टी में उपलब्ध वाटर बहुत कम हो जाता है और पौधा उसे अवशोषित नहीं कर पाता, तब परमानेंट विल्टिंग होती है। यानी कि जब वाटर की जो परसेंटेज होती है, वाटर का जो मात्रा होती है वो मिट्टी में कम हो जाए और कम होने के साथ साथ उस मिट्टी में जो वाटर थोड़ा बहुत है भी, उस वाटर को पौधा ले भी ना पाए, दैट इज कॉल्ड परमानेंट विल्टिंग। क्योंकि जब वाटर की कमी हो रही है परमानेंट तौर पर तो परमानेंट विल्टिंग हो जाएगी।
और परमानेंट विल्टिंग में देखिए क्या होता है, पर्याप्त पानी देने पर भी यदि कोशिकाएं अपनी टर्जिड या टर्जिड टर्जिड कर दीजिए बच्चों, टर्जिड 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 स्टेज वापस नहीं पा सके तो पौधा स्थायी रूप से मुरझा सकता है। यानी कि मान लीजिए किसी एरिया में जो वाटर है, सॉरी सॉइल है, उसमें वाटर की परसेंटेज कम है और वहां पर जो पौधे उग रहे हैं वो वाटर नहीं ले पा रहे हैं या कम मात्रा में ले पा रहे हैं सॉइल से, और वहां पर परमानेंट विल्टिंग हो गई है। और एक समय ऐसा आता है कि वहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा ज्यादा पानी डाल दिया जाए या बरसात के द्वारा पानी आ जाए और तब भी वो पौधा सही ढंग से ग्रोथ ना कर पाए, उसकी जो सेल्स हैं फिर से टर्जिडिटी को मेंटेन ना कर पाए, दैट इज कॉल्ड परमानेंट विल्टिंग। कि उसमें फिर से पौधा अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहा है, फिर से अपनी नॉर्मल स्टेज में नहीं आ पा रहा है, दैट इज कॉल्ड परमानेंट विल्टिंग। तो ये घातक है ना, ये पौधों के लिए बहुत घातक होती है। परमानेंट विल्टिंग नहीं होनी चाहिए, टेम्परेरी विल्टिंग तो चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमानेंट विल्टिंग समस्या का विषय है। आगे देखिए क्या बताया गया है, यदि स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो पौधा मर जा सकता है। अब जाहिर सी बात है, लंबे समय तक किसी को पानी नहीं मिलेगा तो उसका मरना तय है, और मरेगा ही भाई। जब किसी को लंबे समय तक खाना ना मिले, पानी ना मिले तो वो मरना तय है उसका। तो ऐसे पौधों केस में उसको पानी लंबे समय तक नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। तो इसी को कहते हैं परमानेंट विल्टिंग। और कुछ टाइप्स हैं जिनको भी देख लेते हैं। अगला टाइप है फिजियोलॉजिकल विल्टिंग। शारीरिक विल्टिंग क्या होती है? इसमें क्या होता है बच्चा, इस प्रकार की विल्टिंग में मिट्टी में जल मौजूद होता है, मिट्टी जो सॉइल होती है उसमें जल होता है, लेकिन पौधा उसे उपयोग नहीं कर पाता। यानी कि सॉइल में, मिट्टी में वाटर है लेकिन उसको पौधा उपयोग नहीं कर पाता। क्यों उपयोग नहीं कर पाता? इसके भी कारण है बच्चों, कारण दिए गए हैं। अत्यधिक लवणीय मिट्टी हो, यानी कि लवणीय मिट्टी हो तब वो उसको वाटर नहीं ले पाता है पौधा। बहुत कम तापमान हो, यानी कि ठंडी मिट्टी हो, अगर सॉइल का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है, ठंडी मिट्टी है, तब भी पौधा उससे वाटर को, जल को नहीं ले पाता है। तीसरा कारण क्या है, जड़ों में ऑक्सीजन की कमी। रूट्स में अगर ऑक्सीजन की कमी होती है, O2 की कमी होती है, तब भी क्या होता है, रूट में पानी नहीं सही तरीके से आ पाता है, जिससे पौधों में फिजियोलॉजिकल विल्टिंग देखने को मिलती है। और चौथा कारण क्या होता है, मिट्टी का पीएच या अन्य परिस्थितियां जिनसे जल का अवशोषण प्रभावित होता है। यानी कि मिट्टी का जो सॉइल का पीएच है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है बहुत एसिडिक नेचर का हो गया है या बहुत बेसिक नेचर की सॉइल हो गई है तब उसमें बहुत बढ़िया ढंग से जो है वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एक क्राइटेरिया फिक्स होता है कि इस तरह का पीएच अगर हो सॉइल का, तभी वो ढंग से पौधे उस सॉइल से वाटर को ले पाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो समझ में आती हैं, देखने पर हमको समझ में आती हैं और दिखाई भी पड़ जाती हैं। आगे देखिए एक बात बताई गई है, अगली हेडिंग है पैथोलॉजिकल विल्टिंग। पैथोलॉजिकल रोग जनित विल्टिंग जिसको कहते हैं हम लोग, उसका क्या मतलब है कि यह बैक्टीरिया, फंगस या अन्य रोग जनकों के संक्रमण के कारण होती है। यानी कि ऐसी विल्टिंग जो जब बैक्टीरिया, फंजाई या कोई अन्य रोगजनक है उसका इन्फेक्शन हो जाता है, तब जो विल्टिंग होती है उसको कहते हैं पैथोलॉजिकल विल्टिंग। रोगजनक जाइलम टिश्यू को अवरुद्ध कर देते हैं जिससे जल का परिवहन रुक जाता है। यानी कि क्या कह रहा है कि जाहिर सी बात है कि कोई प्लांट है उसके ऊपर वायरस, बैक्टीरिया, किसी भी अन्य कोई डिजीज हो जाती है तो उसमें क्या होता है, जो जाइलम टिश्यूज होते हैं वो डैमेज होते हैं, और जाइलम डैमेज होता है और जाइलम ही मेन कंपोनेंट होता है क्या, वाटर को अवशोषित करने का पौधों में और ऊपर तक पहुंचाने के लिए। तो वही उसी में दिक्कत होगी तो वाटर कहां से जा पाएगा, तो उसकी ग्रोथ डायरेक्टली क्या होगी, अफेक्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार की विल्टिंग को क्या कहते हैं, पैथोजेनिक या पैथोलॉजिकल विल्टिंग। दूसरा क्या होता है, केवल सिंचाई करने में पौधा ठीक नहीं होता है, रोग का उपचार आवश्यक होता है।
यानी कि ऐसा नहीं है कि पता चला उसके ऊपर इन्फेक्शन हो गया है बैक्टीरिया, वायरस या किसी अन्य डिजीज का, और उसके इन्फेक्शन का आपने उपचार नहीं किया और आपने क्या किया, ऊपर से एक बाल्टी ले जाकर के पानी डाल दिया। तो उस टाइम पर वो पानी हो सकता है उसको जीवित रख दे, लेकिन उसका टेम्परेरी सोल्यूशन, सॉरी परमानेंट सोल्यूशन है ये, पहले डिजीज का ट्रीटमेंट किया जाए, तब उसकी जो रूट्स हैं प्रॉपर ढंग से वाटर को ले पाएंगी और प्लांट जो है सही ढंग से ग्रोथ कर पाएगा। तो दैट इज कॉल्ड पैथोलॉजिकल विल्टिंग। तो इतना आपको अगर पता है कि विल्टिंग किसे कहते हैं, कितने टाइप की होती है और उस इंडिविजुअल टाइप में क्या बात बताई गई है, खास करके आपको टेम्परेरी विल्टिंग और परमानेंट विल्टिंग को ध्यान में रखना ही होगा, पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग सभी एक नए लेक्चर के साथ में, एक नई अप्रोच के साथ में। और ध्यान रखें कि इन सभी कॉन्सेप्ट के आपके नोट्स जरूर तैयार होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लेक्चर को देख रहे हैं, लेक्चर को देखना सॉल्यूशन नहीं है, लेक्चर को देखना एक प्रक्रिया है और उसके बाद में उसका नोट्स बनाना और उसको रिवाइज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। तो उसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो नहीं करेंगे तो चीजें छूट जाती हैं कि बहुत बड़े अमाउंट में जब लेक्चर्स आ जाएंगे तब आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप चीजों को परमानेंट वीडियो देख करके ही समझ पाएं। आपके पास प्रॉपर नोट्स होंगे, एक बार आप लेक्चर देख लेंगे तो चीजें बन जाएंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सभी बच्चों का। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा दें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे की सारी अपडेट सही और प्रॉपर वे में मिल पाए। थैंक यू सो मच आप सभी का, और मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में, एक नई कॉन्सेप्ट के साथ में।